हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसी ब्रेन डेस्टिनेशन लबासना। आज डेट है 1 दिसंबर और टाइम हो रहा है मॉर्निंग 8 AM। जैसा कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम लोग एक जियोग्राफी का सीरीज स्टार्ट करने जा रहे थे, जिसमें कि कॉम्प्रहेंसिव यूपीएससी का सिलेबस इंक्लूडिंग जो भी रिक्वायर्ड नोट्स हैं, प्रीवियस ईयर पेपर हैं और जो भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो सारा चीज़ हम कवर करेंगे। तो एज़ पर शेड्यूल 28 नवंबर से स्टार्ट करना था, बट बिकॉज जिस एरिया में हम हैं उस जगह पे साइक्लोन हिट हुआ है, सो बिकॉज ऑफ रीजंस हम इस लेक्चर सीरीज़ को आज अपलोड कर पा रहे हैं। तो अपॉलॉजी फॉर द डिले। तो जो पहला हमारा जो टॉपिक था, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इन जियोग्राफी विल स्टार्ट विद फिजिकल जियोग्राफी, उसके बाद हम ह्यूमन जियोग्राफी पे जाएंगे। तो फिजिकल जियोग्राफी का जिसमें 4 यूनिट जो कि मेंशन किए सिलेबस में, उसका पहला यूनिट द ओरिजिन एंड द इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स, सोलर सिस्टम एंड द अर्थ, उसका लेक्चर 1 है। स्लोली हम लोग लेक्चर का कंटेंट को और उसके लेंथ को बढ़ाएंगे। अभी पहला लेक्चर है तो ज़्यादा बोर ना हो और बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लस्टर ना हो, इसलिए इसको एक लिमिटेड रखा गया है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जो यूनिट ए है, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स, सोलर सिस्टम एंड अर्थ, इसका चैप्टर 1, जिसके अंदर हम लोग यूनिवर्स, बिग बैंग थ्योरी, गैलेक्सीज और अदर टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मेंशन कर रखे हैं कि ये वर्ड जो फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं, जैसे कॉस्मोस वर्ड जहाँ पे भी आपको यूज़ होता है, इसको आप सिंपली यूनिवर्स से रिप्लेस कर सकते हैं और उसकी वही मीनिंग बनेगी। और यहाँ पे लॉजी होता है, उसका मतलब होता है स्टडी। लॉजी मतलब किसी चीज़ की भी स्टडी। तो अगर वो वर्ड कॉस्मोलॉजी है तो दैट मीन्स की स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनिवर्स। एंड जैसे नेक्स्ट पॉइंट है एस्ट्रोनॉमी। तो एस्ट्रोनॉमी में अगर बात की जाए तो एस्ट्रोनॉमी साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट एंड फिनोमेना आउटसाइड अर्थ एटमॉस्फेयर को बोलते हैं। आउटसाइड अर्थ एटमॉस्फेयर इसलिए बोल रहे हैं जैसे ग्रेविटेशनल वेव्स और सोलर विंड, तो जो भी एटमॉस्फेयर के बाहर की बातें होंगी, ये सारी चीज़ एस्ट्रोनॉमी के अंदर कवर की जाएंगी। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, ऐसे बहुत सारे वन वर्ड आएंगे जिसको हम फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं ज्योग्राफी में। तो हम एक अलग पेज में और अलग जगह पे एक मेंशन करते चले जाएंगे ताकि हमारा एक वन वर्ड लिस्ट प्रिपेयर हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूनिवर्स होता क्या है। तो किसी भी टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ, इन चीज़ों पे फोकस करेंगे। तो सबसे पहला चीज़ कि व्हाट इज़ यूनिवर्स, यूनिवर्स है क्या। तो इसका जो एक क्रिस्प डेफिनेशन है वो ये है कि ऑल एग्जिस्टिंग मैटर एंड स्पेस, इतना ही मोर देन इनफ है यूनिवर्स के लिए। और जो भी मैटर और स्पेस एग्जिस्ट करता है वो सब यूनिवर्स के अंडर आता है। और यूनिवर्स के 2 पार्ट में हम लोग इसको कंसिडर करते हैं, एक है फिजिकल, एक होता है नॉन फिजिकल। फिजिकल की अगर बात की जाए तो स्मॉल टू स्मॉल सब एटॉमिक लेवल पे अगर जाके देखें तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। और बड़े से बड़े लेवल पे, गैगेंटिक लेवल पे अगर हम जा रहे हैं तो वहाँ पे सुपर क्लस्टर, क्लाउड्स, नेबुला, सुपरनोवा अप टू लेवल, इस चीज़ों को हम बोलते हैं। तो वो पूरा फिजिकल एक जोन कवर करता है। और अगर नॉन फिजिकल की बात करें तो हर एक वो चीज़ एंटिटी जो फिजिकल नहीं है, जैसे कि लाइट हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, स्पेस हो गया, ये सारी चीज़ें नॉन फिजिकल में आती है। तो पहला पॉइंट ये आता है कि भाई अगर यूनिवर्स है तो बना कैसे, हाउ इट इज़ फॉर्म। तो वैसे तो किसी ने कोई देखा नहीं कि, क्योंकि उस समय ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, बट बेस्ड ऑन द मल्टीपल थ्योरीज, मल्टीपल जो भी एजर्शन निकाल के और जो भी हमने ऑब्जर्व करके एक मल्टीपल मॉडल्स आए थे, तो पूरा कुछ ओल्ड थ्योरीज थी, कुछ नई थ्योरी थी। तो ये जो मॉडर्न थ्योरीज़ हैं उसमें जो सबसे सक्सेसफुल और जो सबसे जस्टिफाइड थ्योरी है वो है बिग बैंग थ्योरी। तो ये थ्योरी होती क्या है और किसने थ्योरी दी थी, तो अगर देखा जाए तो ये बाय हबल ने दी थी। हबल ने 1920s में ये थ्योरी दी थी और इस थ्योरी को यूनिवर्स बर्थ मॉडल बोलते हैं कि दुनिया ऐसे पैदा हुई है। और ये स्टार्ट हुई थी, इसका जो अप्रॉक्सीमेट एक डेट जो एसेस की गई है वो है 13.8 बिलियन ईयर्स अगो। तो काफ़ी सालों, लाखों सालों के पहले की बात है। और एज पर दिस थ्योरी एक सिंगल पॉइंट मास से, एक टाइनी माइन्यूट से एकदम छोटा सा एक पॉइंट मास था, उस जिसमें बहुत ही ज़्यादा डेंसिटी, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर था, वो ब्रेक होता है, वो बूम होता है। और बेसिकली वहाँ पे एक बिग बैंग क्रिएट होता है और वहाँ से धीरे धीरे यूनिवर्स एक्सपैंड की तरफ चल पड़ता है। तब से एक्सपैंड होता चला जा रहा है और ये कंटिन्यूसली इंक्रीज होके कंटिन्यूसली फैलता चला जा रहा है। तो जैसे लेफ्ट में आप वीडियो एक फ़ोटो देख सकते हैं जिसमें दे रखा है कि सबसे बॉटम पॉइंट में दे रखा है सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी मीन्स एक पॉइंट नॉट, जहाँ एक सिंगल पॉइंट मास है जो बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही माइन्यूट है, जिसकी बहुत ज़्यादा डेंसिटी है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, वहाँ पे एक बिग बैंग होता है। और स्लोली ओवर द टाइम ये हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। तो एवोल्यूशन की अगर बात करा जाए तो एक यहाँ पे एक चेन बना रखी है। इस चेन से हम समझेंगे
कि एक्चुअली में हमारा जो यूनिवर्स है वो कैसे इवॉल्व हुआ है। सबसे पहले एक सिंगल पॉइंट एटम आता है जिसको हम सिंगुलरिटी के पॉइंट पे बोल रहे हैं। वहाँ से क्या हुआ है कि हमारा बिग बैंग होता है। जैसे वो बिग बैंग होता है अचानक से बहुत ही फास्ट वे पे एक सुपर फास्ट इन्फ्लेशन होता है, एक्सपेंशन होता है। उस एक्सपेंशन के और ये जो एक पूरी टाइमलाइन है ये एक ओवर द ईयर्स, ओवर द मिलियन ईयर्स पे बात हो रही है। तो हम जैसे एक एरो से ये मेंशन किया है कि क्या क्या स्टेप उसने फॉलो किए हैं। तो एक सुपर फास्ट इन्फ्लेशन होता है और इन्फ्लेशन के बाद हमारे इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, क्वार्क्स बनते हैं। फिर कूलिंग होती है, थोड़ी और कूलिंग होके प्रोटॉन बनते हैं, न्यूट्रॉन बनते हैं। उसके बाद और ओवर द टाइम हमारे प्रोटॉन कंबाइन होके फिर एटम बनते हैं, जैसे हीलियम बनता है, हाइड्रोजन बनता है। तो हाइड्रोजन और हीलियम को हम प्राइमोर्डियल एलिमेंट बोलते हैं, मतलब कि ये बहुत पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे। और उसके बाद ग्रेविटी एक्शन पे आती है, धीरे धीरे कंबाइन होते हैं और हैवी एलिमेंट्स बनते हैं, फिर धीरे धीरे क्लाउड्स बनते हैं। और क्लाउड बन के जो क्लाउड होते हैं वो फिर गैलेक्सी बनते हैं। तो क्लाउड जो जाइंट क्लाउड हैं और वो जो गैलेक्सी है उसके बीच में एक्चुअली गैलेक्सी देखा जाए तो हमारा अलग अलग क्लाउड है, अलग अलग समय डेंसिटी है। उस अलग अलग डेंसिटी डिफरेंस से और ग्रेविटेशनल फोर्स के एक्शन से वो धीरे धीरे कंबाइन होना चालू होते हैं और वो गैलेक्सी के फॉर्मेट में बन जाते हैं। और गैलेक्सी धीरे धीरे एक स्मॉल क्लम्प ऑफ गैसेस, गैलेक्सी में आपके क्लम्प ऑफ गैसेस बनते हैं जिसको हम लोग नेबुला बोलते हैं। वो क्लम्प ऑफ गैसेस आगे चल के स्टार्स बनते हैं और जब स्टार मरते हैं तो वो हैवी एलिमेंट्स स्पेस में छोड़ते हैं जो कि और नए स्टार्स और प्लैनेट को जन्म देते हैं। तो एक ओवरऑल एक जस्ट एक टाइमलाइन है और एक आइडिया देता है कि कैसे फ्रॉम नथिंग आज इतना सारी चीज़ें जो भी आज एग्जिस्ट करती हैं वो कैसे एक ओवर टाइम ये सारी थ्योरीज हैं, ये जो कि यूनिवर्स बर्थ मॉडल जो है उसके अंडर इस चीज़ को जस्टिफाई किया गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हबल लॉ। हबल लॉ क्या बोलता है कि वेलोसिटी एट विच गैलेक्सी मूविंग इज़ इंक्रीजिंग विथ टाइम। सिंपल सी बात यह है कि हमारा जो यूनिवर्स है वो एक्सेलरेट कर रहा है, यूनिवर्स एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है। और जैसे जैसे एक पहले एक बहुत ही छोटा मास था, वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था, जैसे जैसे एक्सपैंड करेगा आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वो टेम्परेचर डाउन हो रहा है। तो हमारा यूनिवर्स गेटिंग कोल्डर, हमारा यूनिवर्स एक्सेलरेट हो रहा है, एक्सपैंड कर रहा है। ये हबल लॉ के जो उनकी जो लॉ है जिसमें वेलोसिटी, जिन्होंने बोला था कि जो हमारी जो गैलेक्सी है जिस हिसाब से वो टाइम के साथ इंक्रीज़ होती चली जा रही है, वेलोसिटी उसकी बेसिकली एक्सपैंड होता चला जा रहा है, बट वो जो उसका वेलोसिटी है वो भी इंक्रीज़ हो रही है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वो एक्सेलेरेशन होता है। तो हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, एक्सलेट कर रहा है और गेटिंग कोल्डर कोल्डर कोल्डर। और लेकिन अब अगर कोई चीज़ मूव कर रही है या फिर बेसिकली एक्सपैंड कर रही है तो कुछ ना कुछ एनर्जी कंज्यूम कर रही है, कि वो एनर्जी आ कहाँ से रही है। तो वो एनर्जी हमको अननोन है, तो उसको हम लोग डार्क एनर्जी के नाम से उसको हम लोग ने टर्मिनोलॉजी दे रखी है कि वो डार्क एनर्जी के थ्रू वो चीज़ें हैपन हो रही हैं। अब आता है कि ठीक है, यूनिवर्स क्रिएट हो गया, थ्योरी दे दी हमने, हमको पता कैसे लगा कि एक्चुअली में बीबीटी हुआ था, एविडेंस क्या है। तो मल्टीपल एविडेंसेस आए थे, तो जिसमें पहला एविडेंस जो मेंशन किया गया है वो है रेड शिफ्ट और डॉपलर शिफ्ट। इसमें एक ओवरऑल हमने पॉइंट पॉइंट बता रखा है कि टू द पॉइंट कि क्या है एक्चुअली रेड शिफ्ट में या डॉपलर शिफ्ट में। तो रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट दो चीज़ें हैं। रेड शिफ्ट में इसमें सिंपल एक ओवरऑल बता देता हूँ कि जैसे ही ऑब्जेक्ट हमारा दूर या पास जाता है ये लाइट चेंज हमको अलग अलग लाइट का चीज़ें दिखती हैं, अलग अलग हमको लाइट परसीव होती हैं, अलग अलग लाइट हमको रिसीव होती हैं, अलग अलग लाइट हमको दिखती हैं। ये हबल ने दिया था। इसका मोर अगर एक्सप्लेनेशन पॉइंट पे जाएँ तो हम वो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन जब पढ़ेंगे जिसमें हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो पहले बता देते हैं रेड शिफ्ट और हमारा ब्लू शिफ्ट है क्या। एग्जांपल, एक ऑब्जेक्ट है और एक ह्यूमन इधर खड़ा है, यहाँ पे वो उसकी लाइट को परसीव कर रहा है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपने, हम किसी चीज़ को तभी देखते हैं जब उसकी लाइट वहाँ से हमारी आँखों पर पड़ती है और उसके बाद हमको वो चीज़ें देखना चालू हो जाती हैं। तो कोई अगर ऑब्जेक्ट है और वो अपनी प्रेजेंट पोजीशन से दूर जा रहा है तो उससे जो एनर्जी आ रही है हमारे तरफ वो ऑब्वियसली धीरे 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 कंज्यूम हो रही है, धीरे धीरे वो स्लो डाउन हो रहा है। हमारी जो पास जो एनर्जी रिसीव हो रही है वो कम रिसीव हो रही है, तो लो एनर्जी आ रही है। तो अगर हम फॉर्मूला देखा जाए E=H/nu, जो कि आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा। एग्जांपल E=H/nu या hc/λ जो है, इसका मतलब ये है कि लो एनर्जी मीन्स लो फ्रिक्वेंसी, हाई वेवलेंथ। तो हाई वेवलेंथ अगर हम, आपने ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा जिसमें विबग्योर होता है, तो जहाँ पे लो एनर्जी होती है वहाँ पे लॉन्ग वेवलेंथ होती है, लॉन्ग वेवलेंथ राइट साइड आती है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है मतलब कि उसकी कम एनर्जी हमारे पास आ रही है, मतलब कि हाई वेवलेंथ रिसीव हो रही है, मतलब कि वो एक रेड कलर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो अगर वो पहले ऑरेंज या फिर येलोइश दिख रहा था, वो धीरे धीरे अगर रेड दिखने लग रहा है लाइट, तो इसका मतलब कि वो हमसे दूर जा रहा है। सेम गोज़ फॉर
पास आने चीज़ में, अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास आ रहा है, इसका मतलब कि उसकी जो पहले एनर्जी रिसीव हो रही थी अब वो ज़्यादा एनर्जी रिसीव हो रही है। ज़्यादा एनर्जी रिसीव हो रही है मतलब कि लो वेवलेंथ रिसीव हो रही है। लो वेवलेंथ मतलब कि आपका जो स्पेक्ट्रम है वो शिफ्ट होगा रेड से वॉयलेट की तरफ। तो हमको जो लाइट रिसीव हो रही है वो पहले अगर ग्रीन रिसीव हो रही थी और अगर ब्लू रिसीव हो रही है, इसका मतलब कि वो हमारी तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो उसको ब्लू शिफ्ट बोलते हैं। तो ये रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट वर्ड है, ये बहुत ही कॉमनली यूज़ किए जाते हैं इस टॉपिक पे। तो जो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, जिसको सीएमबी बोलते हैं, इसका मेन वर्ड इसलिए दिया गया है क्योंकि नॉर्मली ट्रेडिशनल टेलीस्कोप से आपको ये सारी लाइटें नहीं दिखेंगी, कॉस्मिक लाइट नहीं दिखती हैं। लेकिन रेडियो टेलीस्कोप होती है, उसमें थोड़ा बहुत ग्लो दिख जाता है, थोड़ा बहुत साइड लग जाता है कि अच्छा वो एक रे आ रही है। अब तो हम लोग रेडियो टेलीस्कोप से इसको देख पाते हैं। और इस लाइट को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो हम लोग परसीव कर पाते हैं वो है माइक्रोवेव रीजन पे। तो इसलिए बोलते हैं उसको कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। तो माइक्रोवेव रीजन पे ये रेडिएशन रिसीव होता है सबसे ज़्यादा, इसलिए उसको नाम देते हैं सीएमबी। इसको रेलिक रेडिएशन भी बोलते हैं। रेलिक रेडिएशन, रेलिक मीन्स कोई भी पुरानी चीज़, पुरातत्व वाली की बहुत पुरानी है, ओल्ड लाइट, तो ओल्ड रेडिएशन, ओल्ड लाइट, इसको हम सीएमबी के अल्टरनेट नाम से भी बुलाते हैं। थर्ड पॉइंट आता है ग्रेविटेशनल वेव्स, जिससे ये प्रूफ हुआ कि ये आपका बिग बैंग थ्योरी एग्जिस्ट की थी। तो ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में क्या हमको जानते हैं, मैक्सिमम सब लोगों को पता ही होगा कि लेटेस्ट जो भी थ्योरीज आई हैं उन्होंने ये प्रूव किया है कि ग्रेविटेशनल वेव्स एक्चुअली रिपल्स हैं फैब्रिक ऑफ स्पेस एंड टाइम में। जो हमारा स्पेस टाइम है उसमें रिपल्स क्रिएट होती हैं। किससे क्रिएट होती हैं? मैसिवली एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा हाई मास के ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपस में एक्सेलरेट कर रहे हैं, उसके थ्रू टाइम स्पेस में रिपल्स क्रिएट होते हैं, वो ग्रेविटेशनल वेव्स बनाती हैं। और वो जो वेव्स होती हैं वो स्पीड ऑफ लाइट से चलती हैं। तो हमको सबसे पहले पता लगा था लीगो पे, हमने एक ऑब्जर्वेटरी बनाई थी जो कि यूएसए में है, जिसको फुल फॉर्म है लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, लीगो वेव ऑब्जर्वेटरी। इस पे बनाया था और इसमें हमको ये चीज़ रिसीव हुई थी, वो पूरा एक्सपेरिमेंट हुआ था और पता लगा था कि एक ग्रेविटेशनल वेव भी एग्जिस्ट करती है। और इसकी जो पॉस्टुलेशन थी, जो इनिशियली एक थ्योरी दी गई थी, वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बाय आइंस्टाइन दी गई थी 1916 में। तो 1916 में आइंस्टाइन इस चीज़ को बोल दिया था और अब जाके लीगो ने इसको डिटेक्ट किया है। तो अगर बात की जाए कि अभी हमने जो भी टॉपिक पढ़े, इस पर एक इन्होंने क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने, 2012 में पूछा था। क्वेश्चन ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर साइटेड बाय द साइंटिस्ट एज एन एविडेंस फॉर द कंटिन्यूड एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। तो इनमें से साइंटिस्ट ने जो भी एविडेंस आया, इनकी एविडेंस से प्रूफ होता है कि हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है। पहला पॉइंट, डिटेक्शन ऑफ माइक्रोवेव इन स्पेस। ठीक है, इस पर माइक्रोवेव हमको रिसीव होती हैं, तो माइक्रोवेव में आइधर हमको ब्लू में आएंगी या फिर रेड में आएंगी, तो उस तरह हमको पता लग जाता है कि शिफ्टिंग हो रही है नहीं हो रही है, तो मतलब कि एक्सपैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है यूनिवर्स। तो ऑब्वियसली जस्टिफाइड पॉइंट है। सेकंड है कि ऑब्जर्वेशन ऑफ रेड शिफ्ट फिनोमेना, सेम चीज़ कि रेड शिफ्ट हमको दिख रहा है, मतलब कि हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है वो दूर जा रहा है, मतलब कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। ठीक है। थर्ड थिंग, मूवमेंट ऑफ एस्ट्रॉयड इन स्पेस। एस्ट्रॉयड ऑफ स्पेस से हमको एस्ट्रॉयड से प्रॉपर्टी पता लगती है कि क्या मटेरियल होल्ड कर रहा है वो पर्टिकुलर एस्ट्रॉयड, लेकिन यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है नहीं कर रहा है, इससे हमको उसी कोई जस्टिफिकेशन नहीं मिलती है। थर्ड पॉइंट को हम यहाँ पे निगेट कर देंगे। फोर्थ आता है अकरेंस ऑफ सुपरनोवा एक्सप्लोनेशन इन स्पेस। बहुत सारे वेबसाइट्स पे आंसर में 1 और 2 दे रखा है, बट अगर आप गूगल करेंगे, चेक करेंगे, तो इसमें बहुत ज़्यादा जगह ये चीज़ प्रूफ हो रखा है कि सुपरनोवा एक्सप्लोशन भी ये प्रूफ करता है कि आपका यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। तो इसमें मेंशन कर रखा है मैंने इसलिए साइड में कि सम ऑफ द मोस्ट डिस्टेंट सुपरनोवा ऑब्जर्व्ड इन Zone 3 अपीयर डिमर देन एक्सपेक्टेड, मतलब कि अब वो दूर हो गए। दिस सपोर्ट्स द व्यू दैट द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स इज एक्सेलरेटिंग। तो ये तीनों पॉइंट इसमें 1, 2 और 4 तीनों पॉइंट इसको आंसर को हैं, जो कि इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो आंसर होता है इसका डी। बट अगर आप इसको देखेंगे तो 1, 2 और 4 इसके आंसर होंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिसेंटली साइंटिस्ट ऑब्जर्व दैट द मर्जर ऑफ जाइंट ब्लैक होल्स बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस यूनिवर्स, दिस ऑब्जर्वेशन करेक्शन। तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन पूछा गया 2019 में, तो अगर देखा जाए कि एक ब्लैक होल कहीं बिलियंस ऑफ लाइट ईयर से मर्जर हो रहे होंगे, तो आप यहाँ बैठे हो, आपके पास मैक्सिमम क्या ही होगा, आपको ग्रेविटेशनल वेव्स मिलेंगी, क्योंकि वो ब्लैक होल हैं, जाइंट मास वाले हैं, उनका मर्जर हो रहा है, मतलब कि वो रिपल क्रिएट करेंगे, तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल वेव्स ही आपको परसीव होंगी। तो हिग्स बोसॉन पार्टिकल डिटेक्टेड, ये नहीं। ग्रेविटेशनल वेव्स की बात है तो यहाँ पे हमारा मोस्ट प्रॉमिसिंग आंसर वही है। पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरगैलेक्टिक स्पेस ट्रैवल थ्रू वर्म होल कन्फर्म, इससे कोई कन्फर्मेशन, इससे कुछ नहीं होता है। इट इनेबल द साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड सिंगुलरिटी, नहीं, सिंगुलरिटी के लिए आप इसके थ्रू नहीं उन्होंने अंडरस्टैंड किया था, उसके दूसरे मेथड्स हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है बी, ग्रेविटेशनल वेव्स वर डिटेक्टेड।
अब बात करते हैं कि हम यूनिवर्स में आ गए हैं, यूनिवर्स के अंदर सब पॉइंट के अंदर अगर आते हैं तो हमारा सब पॉइंट बनता है कि अब गैलेक्सी की बात करते हैं, ठीक है। तो गैलेक्सी क्या होती है? गैलेक्सी होती है कि मिलियन एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स प्लस गैस प्लस डस्ट, इन सारी चीज़ों को ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होल्ड करके रखता है, वो गैलेक्सी होती है। मिलियन बिलियंस ऑफ स्टार्स, लाखों करोड़ों स्टार्स हैं, उसमें गैस क्लाउड्स हैं, डस्ट है, एटॉमिक, एवरीथिंग इज एटॉमिक, तो एटॉमिक डस्ट है यहाँ पे। ये सारी चीज़ें ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के थ्रू होल्ड की गई हैं, और ये हमारी गैलेक्सी, जिसको हम टर्म गैलेक्सी बोलते हैं, वो इसके अंदर आता है। तो गैलेक्सी यहाँ पे दो तरीके का एक जस्ट क्लासिफिकेशन हुआ है, ऐसे तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स पाए गए हैं, तो एक जनरलाइज कर दिया गया है कि कुछ रेगुलर होती हैं, कुछ इरेगुलर होती हैं। इरेगुलर ऑब्वियसली कोई भी उसकी कैरेक्टराइज ऐसा रेगुलर नहीं है वो, तो उसको उन्होंने साइड कर दिया है। जो मेन रेगुलर है, रेगुलर में दो एक टाइप के हम लोग पढ़ते हैं। पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं स्पायरल गैलेक्सी, और दूसरा पढ़ते हैं इलेप्टिकल गैलेक्सी। तो स्पायरल गैलेक्सी में एग्जांपल जैसे हमारा मिल्की वे, तो हम मिल्की वे डिस्क शेप है, तो डिस्क शेप जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है वो स्पायरल के अंदर आती है, पहली चीज़। तो अगर कोई पूछे कि मिल्की वे किस तरीके की गैलेक्सी है, स्पायरल या इलेप्टिकल, तो स्पायरल गैलेक्सी, ठीक है। और इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं? तो स्मॉल होती हैं, लेस ब्राइट होती हैं, मतलब छोटी होती हैं, कम ब्राइट होती हैं, ओल्ड स्टार नियर सेंटर। तो जो पुराने बूढ़े जो पुराने स्टार्स होते हैं वो सेंटर के पास होते हैं, और जितने भी यंग स्टार्स होते हैं वो आर्म्स होते हैं, बाहर होते हैं, ठीक है। तो ये स्पायरल गैलेक्सी की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वही अगर इलेक्ट्रिकल गैलेक्सी की बात करा जाए तो नॉन यूनिफॉर्म होते हैं, बहुत ओल्ड होते हैं, और बहुत ज़्यादा पुराने हैं, तो बहुत ज़्यादा ब्राइटेस्ट गैलेक्सीज भी होंगी। तो इलेक्ट्रिकल आपकी ब्राइटेस्ट गैलेक्सीज होती हैं, और रेगुलर में आप दिस इज करेक्ट, स्पायरल जो आपका होता है वो आपका स्मॉल या फिर लेस ब्राइट होती है। अपनी गैलेक्सी कौन सी है? वो मिल्की वे है। इसके इंपॉर्टेंट फीचर क्या क्या हैं? पहली बात ये है कि एक फ्लैट डिस्क है, जैसे कि आप लेफ्ट में एक ईसा की वेबसाइट है, वहाँ से ली गई फोटो है, तो उसमें देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं। पहली बात फ्लैट डिस्क है, डिस्क की तरह सेंटर बल्ज है, इनर स्टार ट्रैवल फास्टर। वो सिंपल आप भी देखेंगे, जो भी स्टार सेंटर के पास में होगा वो तेज होगा, बाहर वाला है वो स्लो 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 मूव करता है। सेकंड क्या है? और एक प्रॉपर्टी की सैजिटेरियस ए, जो उसका ब्लैक होल है, उसके सेंटर पे है। तो सैजिटेरियस ए एक ब्लैक होल है, नाम याद रखिए, मिल्की वे के अंदर सैजिटेरियस ए ब्लैक होल है, उसके सेंटर पे है। मिल्की वे फ्लैट डिस्क है, सेंटर बल्ज है, इनर स्टार ट्रैवल फास्टर। सोलर सिस्टम की लोकेशन कहाँ पे है? ओरियन आर्म में। तो जो सोलर सिस्टम है वो 1/3 फ्रॉम सेंटर, 1/3 डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर पे है। ओरियन आर्म में सोलर सिस्टम हमारा लोकेशन है। और एंड्रोमेडा क्लोजेस्ट गैलेक्सी है, क्योंकि हमारी गैलेक्सी है तो हमारी गैलेक्सी के पास में कोई गैलेक्सी होगी, तो गैलेक्सी सबसे क्लोजेस्ट हमारी जो है मिल्की वे के, वो है एंड्रोमेडा। सोलर सिस्टम लोकेशन ओरियन आर्म के 1/3 ऑफ डिस्टेंस पे है। सैजिटेरियस उसका ब्लैक होल का नाम है। और एनाटॉमी ऑफ मिल्की वे पर आप फोटो देख सकते हैं, सन की फोटो सन का लोकेशन दे रखी है, और डिस्क बता रखा है। तो अब आता है स्टार बनता कैसे। जैसे अगर सन की बात करें, हमारे स्टार है, तो स्टार बनता कैसे? तो सबसे पहले स्टार्ट होता है कि नेबुला। नेबुला मतलब कि क्लाउड ऑफ गैस, जैसे हाइड्रोजन हीलियम, यहाँ पे स्टार पैदा होता है, तो नेबुला, नेबुला गैस होता है। अगर आपको कहीं वर्ड यूज़ करें नेबुला, तो आप समझ लो कि वो क्लाउड ऑफ गैस है। गैस है, एटॉमिक गैसेस, एटॉमिक पार्टिकल्स की गैस है। अब सबसे पहले वो कन्वर्ट होता है प्रोटोस्टार। प्रोटो मतलब होता है कोई भी पहले, प्रोटो वर्ड का मतलब होता है पहले। तो स्टार के पहले, स्टार बनने के पहले जो कंडीशन होती है उसको बोलते हैं प्रोटोस्टार, जो कि एक अर्ली स्टेज ऑफ स्टार है, कि अभी स्टार बना नहीं है, अर्ली स्टेज में है। कोर उतना गर्म नहीं है कि फ्यूज़न हो सके, सराउंडेड बाय डस्ट है, आसपास पूरी डस्ट फैली हुई है, डिफ़िकल्ट टू ऑब्जर्व। और वो ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट टू ऑब्जर्व इसलिए क्योंकि उसकी लाइट इतनी डिम आ रही है कि वो हमारे तक पहुंच नहीं पा रही है, तो प्रोटोस्टार है। उसके बाद बनता है टी टॉर स्टार। टी टॉर स्टार पे बाद में आएंगे। तो उसके बाद हम देखा जाए तो मेन सीक्वेंस स्टार। मेन सीक्वेंस स्टार मीन्स मेन स्टार। तो मेन स्टार बनने से पहले और स्टार प्रोटोस्टार के बीच में एक फेस, एक मिडिल स्टेज आती है, जिसको बोलते हैं टी टॉर स्टार। कई जगह मेंशन है, कई जगह मेंशन कुछ बुक्स में दे रखी है इन्होंने। तो टी टॉर स्टार का मतलब होता है कि एक ऐसा यंग स्टार जो कि ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन अंडर गोइंग, ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन जो धीरे धीरे, जिसमें ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और धीरे 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 वो मेन सीक्वेंस स्टार की तरफ बढ़ रहा है। तो ये प्रोटो और मेन सीक्वेंस स्टार के बीच का टर्म है। तो अगर कभी मैचिंग आ जाए कि ये पर्टिकुलर चीज़, ये पर्टिकुलर जो टी टॉर स्टार है किससे रिलेटेड है, तो अभी बोल सकते हो कि स्टार फॉर्मेशन से रिलेटेड है, ठीक है। अब बात करते हैं मेन सीक्वेंस स्टार से। मेन सीक्वेंस स्टार्स मतलब क्या, कि जो हाइड्रोजन एटम है वो फ्यूज़ हो चुके हैं। अब वो हाइड्रोजन एटम फ्यूज़ होकर वो हीलियम की तरफ बढ़ रहे हैं। 90% ऑफ जो स्टार होते हैं वो इसी टाइप के होते हैं। यहाँ पे कोर पे न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा होता है, ठीक है। तो मेन सीक्वेंस स्टार में हमारे ये पास ये इंफॉर्मेशन है। अब मेन सीक्वेंस स्टार
बनता है, उसके बाद वो बहुत सारे फेजेस के थ्रू गुजरता है। जैसे राइट में आप देख सकते हो एक स्टार की लाइफ साइकिल। तो पहले वो एक प्रोटोस्टार था, ऑल स्टार फॉर्म इन द नेबुला, प्रोटोस्टार इन द फर्स्ट इन द अर्ली स्टेज। अब ये मेन सीक्वेंस स्टार बनता है, ये सन भी बन सकता है, सन से बड़े भी बन सकते हैं या सन से बहुत ज़्यादा बड़े बन सकते हैं। तो अगर बात की जाए कि सन लाइक स्टार, इसमें देखिए एक चेंज रखिए कि सन लाइक स्टार जो होते हैं वो रेड जायंट बनते हैं, फिर वो नेबुला बनते हैं, फिर वो डॉर्फ बनते हैं। लार्ज स्टार और बहुत बड़े जो जायंट स्टार होते हैं वो रेड सुपर जायंट बनते हैं, फिर वो सुपरनोवा बन के, नेबुला बन के न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल बनते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या हो रहा है इसका मैं बगल में हमने एक मेंशन कर रखा है कैसे कैसे एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले देखा जाए तो मेन सीक्वेंस स्टार, मेन सीक्वेंस स्टार जब अपनी लाइफ के एंड की तरफ जाता है तो वो आइदर रेड जायंट में बनता है या फिर वो सुपर रेड जायंट बनेगा। तो ओवरऑल वो रेड जायंट में ही बनेगा। अब रेड जायंट की प्रॉपर्टीज़ होंगी, अब आइदर उसका जो मास होगा रेड जायंट का वो 1.44 टाइम्स मास ऑफ सन होगा या उससे कम होगा। तो अगर उससे कम है तो वो जाके प्लानिटरी नेबुला बन जाएगा, और नेबुला बनने के बाद वो बनेगा वाइट डॉर्फ, और वाइट डॉर्फ बन के बन जाएगा वो ब्लैक डॉर्फ, और वहाँ पे वो एंड हो जाएगा। और अगर उसका मास 1.44 टाइम मास ऑफ सन से ज़्यादा है तो वो सुपरनोवा पे कन्वर्ट होगा। अब पॉइंट आता है कि कितना ज़्यादा है। तो अगर वो 3 टाइम्स से भी ज़्यादा है तो वो ब्लैक होल पे जाके कन्वर्ट होगा, और अगर 3 टाइम्स से कम है तो वो न्यूट्रॉन स्टार से होते हुए पल्सर बनाएगा, और उसके बाद वो एंड हो जाएगा। तो देखा जाए तो हम लोग का जो स्टार है, जो सन है, वो कभी भी अभी मरेगा तो वो ब्लैक होल नहीं बनेगा, क्योंकि ये कंडीशन जस्टिफाई नहीं होती उसके लिए। तो जो ब्लैक होल कंडीशन है वहाँ पे वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। तो ये एक चेन है, आप याद रखिए कि 1.44 टाइम मास उसका सन से अगर कम होगा तो वो प्लैनेटरी नेबुला बनता है, वहाँ से वाइट डॉर्फ और ब्लैक डॉर्फ बनता है। और अगर मास 1.44 टाइम्स मास ऑफ सन से ज़्यादा है तो सुपरनोवा बनेगा। मोर देन 3 टाइम्स है तो न्यूट्रॉन स्टार बन के पल्सर बनेगा, सॉरी मोर देन 3 टाइम्स है तो ब्लैक होल बनेगा, और लेस देन 3 टाइम्स है तो वो न्यूट्रॉन स्टार या पल्सर बनेगा। तो एक ये चीज़ याद रखने की चीज़ है। अब इसमें बात करते हैं, हमने बहुत सारे टर्म यूज़ किए हैं, वाइट डॉर्फ, ब्लैक डॉर्फ, सुपरनोवा, न्यूट्रॉन स्टार, पल्सर, ब्लैक होल। तो इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। सबसे पहली बात की जाए रेड जायंट की। तो जो रेड जायंट है, रेड जायंट क्या होता है? तो पहली बात ये कि 10 to 100 टाइम सन की तरह डायमीटर है। ठीक है, काफ़ी बड़ा जायंट स्टार है, वेरी ब्राइट है, बहुत ब्राइट है, सरफेस टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, सरफेस टेम्परेचर सन से कम है। इसमें एक चीज़ नोटिस करने बात है कि ब्राइट बहुत ज़्यादा है लेकिन सरफेस टेम्परेचर लेस देन सन है। ठीक है, फॉर्म्स व्हेन इट रन आउट ऑफ द एच फ्यूल एज इट सेंटर। तो जब हाइड्रोजन फ्यूल ख़त्म हो जाता है उसका, तो देखिए वो ब्राइट है क्योंकि वो बर्न कर रहा है बहुत तेज़, और जैसे जैसे बर्न कर रहा है एक्सपैंड भी हो रहा है। सरफेस टेम्परेचर उसका सन से कम है क्योंकि सन की साइज छोटी है। ठीक है, तो जो हीट है वो कंसनट्रेटेड है। तो फॉर्म्स व्हेन इट रन्स आउट ऑफ एच फ्यूल, हाइड्रोजन फ्यूल पूरा उसने बर्नअप कर रखा है सेंटर पे। तो जब बर्नअप कर रखा है तो तब जाके वो रेड जायंट बनता है। मतलब सिंपल सी बात ये है कि लेटर स्टेज में बनेगा, इनिशियली नहीं बनेगा। जैसे सन अभी है, सन की लेटर स्टेज में वो रेड जायंट बन जाएगा। अब बात करते हैं हीलियम। इसमें एक और चीज़ कि हीलियम से लेकर हैवी एलिमेंट, तो जैसे जैसे हाइड्रोजन फ्यूल बर्न अप हो गया सेंटर पे, वो हीलियम बन गया। हीलियम कन्वर्ट हो रहा है धीरे धीरे हैवी एलिमेंट में, कार्बन पे, क्योंकि अभी कोर आपका हॉट है। तो हॉट कोर के चक्कर में वो हीलियम धीरे धीरे हैवी एलिमेंट में कन्वर्ट हो रहा है। ऐसे करते करते सारे जितने भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो धीरे धीरे फॉर्म होते हैं। अब इसमें एक और चीज़ नोट करने की चीज़ है जो कि ज़्यादा एनर्जी होगी तो ज़्यादा पुश मिलेगा अगेंस्ट ग्रेविटी, ज़्यादा एक्सपेंशन होगा तो ज़्यादा वॉल्यूम होगा। क्योंकि सेंटर ऑफ, अगर आप स्टार में देखा जाए तो स्टार के सेंटर में ग्रेविटी कोर पे वो उसको खींच रही है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा एनर्जी होगी तो वो दूर भागेगा, बाहर भागने की कोशिश करेगा, अगेंस्ट ग्रेविटी पुश होगा। जैसे ही अगेंस्ट ग्रेविटी पुश होगा, एक्सपेंशन ज़्यादा होगा, ज़्यादा एक्सपेंशन होगा तो वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ेगा, धीरे धीरे वो रेड जायंट सुपर जायंट में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो उसी पॉइंट पर सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि रेड सुपर जायंट। तो इनॉर्मेंट्स रेड जायंट कंडेंसेस, तो अब ये रेड जायंट है लेकिन ये और बड़ा हो गया है। तो बहुत ज़्यादा इसमें हीट है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हो गया, बहुत ज़्यादा वैल्यू वॉल्यूम हो गया, बिग साइज़ का होता है। इसमें इससे ज़्यादा कुछ और नहीं है। फिर आता है रेड डॉर्फ। तो रेड डॉर्फ कहाँ बन रहा था? तो अगर देखा जाए तो इसमें से हमने रेड डॉर्फ, हाँ रेड डॉर्फ एक नया एक एक्स्ट्रा पॉइंट है कि रेड डॉर्फ नेकेड आई को विजिबल नहीं होता है। 3/4 स्टार जो भी मिल्की वे में है वो रेड डॉर्फ ही होते हैं, और हमारे नियर बाय जो रेड डॉर्फ है वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। तो एग्जाम्पल जो मेन चीज़ है, अगर पूछा जाए कि प्रॉक्सिमा सेंचुरी क्या है, तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी एक रेड डॉर्फ है। ठीक है, तो अब इसमें नेक्स्ट है कि वाइट डॉर्फ कैसे बनता है। तो स्टार्ट से देखा जाए तो पहले रेड जायंट था, वो हुआ, मास लेस देन 1.44 मास ऑफ सन था, फिर वो प्लैनेटरी नेबुला बना, उसके बाद वो वाइट डॉर्फ बनेगा, फिर वो बनेगा ब्लैक डॉर्फ। तो वाइट डॉर्फ कैसे बनता है? वाइट डॉर्फ है क्या? स्मॉल हॉट स्टार है। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी सप्लाई यूज्ड अप। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी उसकी खत्म हो गई है। कंसिस्ट ऑफ डीजनरेटेड मैटर दैट इज वेरी हाई डेंसिटी पुश इलेक्ट्रॉन क्लोज टू न्यूक्लियस।
तो डीजेनरेट मैटर का सिंपल रूल क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डेंसिटी आती है, एनर्जी एनर्जी इन सब के रीज़न से क्या होता है कि जो उसका इलेक्ट्रॉन शेल में होता है वो शेल से क्लोज हो जाता है, शेल से न्यूक्लियस से क्लोज हो जाता है। तो बिकॉज ऑफ वेरी हाई डेंसिटी पुश इलेक्ट्रॉन क्लोज टू न्यूक्लियस। तो जो नॉर्मल उसकी सेल्स होती हैं, किसी भी अगर एटम की बात की जाए, जैसे हाइड्रोजन की बात की जाए तो, या हीलियम की बात की जाए, तो जो नॉर्मल शेल्स में इलेक्ट्रॉन जहाँ पर होता है वो बिकॉज ऑफ हाई डेंसिटी वो कंप्रेस हो जाता है, वो पुश हो जाता है न्यूक्लियस के पास, तो उसको बोलते हैं डीजेनरेट मैटर। तो वो इसमें काफ़ी ज़्यादा डीजेनरेट मैटर होता है। और लास्ट स्टेज ऑफ सन लाइक स्टार, लास्ट स्टेज ऑफ स्टार लाइक सन। तो जो वाइट डॉर्फ होता है वो एक लास्ट स्टेज पे होता है। अब वाइट डॉर्फ के बाद वो डेड होके सीधे ब्लैक डॉर्फ बन जाएगा। ब्लैक डॉर्फ क्या होता है? लास्ट स्टेज, वाइट डॉर्फ सफिशेंटली कूल्ड। तो भाई वाइट डॉर्फ था, एनर्जी खत्म हो गई है, मैटर भी खत्म हो गया उसके अंदर, अभी वो धीरे धीरे कूल डाउन होना चालू होगा। तो जैसे कूल डाउन सफिशेंटली वो जब कूल डाउन हो जाता है तो बन जाता है वो ब्लैक डॉर्फ। कोई गैस नहीं होती है, कोई हीट नहीं होती है, कोई लाइट एमिट नहीं होगी। ऑब्वियस सी बात है, जब कोई अंदर फ्यूज़न या कुछ बर्निंग हो ही नहीं रही है तो कोई हीट जनरेट नहीं हो रही है, तो कोई लाइट एमिट नहीं हो रही है। नो ब्लैक डॉर्फ एक्सपेक्टेड टू एग्जिस्ट। कोई भी ब्लैक डॉर्फ एग्जिस्ट कि हम वी डोंट एक्सपेक्ट देम टू एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि उसकी जो एज है वो यूनिवर्स की एज से भी ज़्यादा है, तो हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो एग्जिस्ट कर रहा है। अब आता है ब्राउन डॉर्फ पे। तो ब्राउन डॉर्फ एक टर्म यूज़ किया गया है। तो ब्राउन डॉर्फ टू लार्ज एज अ प्लानट। ब्राउन डॉर्फ एक मिडिल पॉइंट है कि वो प्लानट के लिए बहुत बड़ा है लेकिन स्टार बनने के लिए बहुत छोटा है। तो कोई भी एक ऐसा कंडीशन जहाँ पे वो प्लानट नहीं बन पा रहा है, ना ही स्टार बन पा रहा है। प्लानट के हिसाब से वो बहुत बड़ा है और स्टार के हिसाब से बहुत छोटा है, उतना डेंस नहीं है कि फ्यूज़न ट्रिगर हो पाए, तो वो एक ब्राउन डॉर्फ की कंडीशन में आता है। तो अगर आपसे पूछा है कि वाइट डॉर्फ ब्लैक डॉर्फ, तो आपने पढ़ा है, ठीक है। वाइट डॉर्फ है, लाइट है, उसमें लाइट नहीं है, खत्म हो गई लाइट, तो ब्लैक डॉर्फ होगी। ब्राउन डॉर्फ मतलब कि एक मिडिल फेज ऑफ स्टार एंड प्लानट। अब आता है सुपरनोवा। तो यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे रेड जायंट था, सुपरनोवा बनेगा। तो मतलब पहली रिक्वायरमेंट ये होगी कि वहाँ पे रेड सुपर जायंट होगा, बड़ा सा एक जायंट बनेगा, ठीक है। अब आता है सुपरनोवा पे। सुपरनोवा एक्सप्लोसिव डेथ ऑफ अ स्टार, प्राइमरी कॉस्मिक रेज कम फ्रॉम इट। तो जब एक स्टार मरता है, एक्सप्लोसिव डेथ मरता है, तो उसमें हम सुपरनोवा क्रिएट होता है। प्राइमरी कॉस्मिक रे इसलिए बोलते हैं क्योंकि स्टार्ट में अगर कहीं पे भी कोई स्टार बना होगा, कोई स्टार मरा होगा, तो उसकी जो भी कॉस्मिक रे आ रही होंगी, या फिर ये कह सकते हो कि जो बिग बैंग की जो भी इनिशियली अगर बात किया जाए कि जो प्रूफ्स हैं कि बिग बैंग एग्जिस्ट करता है, तो उस टाइम पे कोई सुपरनोवा हुआ होगा, कोई एक स्टार एक्सपैंड हुआ होगा, एक स्टार एक्सप्लोड हुआ होगा, उसकी जो भी कॉस्मिक रे ओवर द टाइम चलते चलते से आ रही होंगी, वो सारी हमने यहाँ पे भी ऑब्जर्व होने को होती हैं। तो वो एक सुपरनोवा के थ्रू ऑब्जर्व की जाती है। तो एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट पे बेस पे असेसमेंट है ये कि प्राइमरी कॉस्मिक रेज कम फ्रॉम इट। अब बात आती है शॉक वेव्स इनटू स्टेलर मीडियम। सिंपल सा ये है कि जब एक्सप्लोजन होता है तो एक्सप्लोजन होगा, आपका स्टेलर मीडियम जो स्टार जो भी एक मीडियम है यूनिवर्स का, उसमें ये एक शॉक वेव जनरेट करेगा और ये शॉक वेव पूरी तरफ चारों तरफ फैल जाएगी। तो एक टर्म दे रखा है कि शॉक वेव इनटू स्टेलर मीडियम। फिर उससे क्या होगा कि कंडेंसेशन ट्रिगर होगा इन द नेबुला, पेविंग वे फॉर बर्थ ऑफ न्यू स्टार। तो जो नेबुला होता है, नेबुला हमने क्या बोला था, नेबुला क्या होता है? नेबुला गैस होती है, ठीक है। तो जो नेबुला यहाँ पे देखा था क्लाउड ऑफ गैस, तो जो क्लाउड ऑफ गैस है उसमें इसको ट्रिगर करके उसका कंडेंसेशन स्टार्ट होगा और वहाँ पे एक नए स्टार का बर्थ को ट्रिगर करेगा। अब सुपरनोवा किस तरह ट्रिगर होता है? एक तरीका ये टाइप, इसको दो टाइप में इसको बोलते हैं। एक है टाइप 1 सुपरनोवा, एक है टाइप 2 सुपरनोवा। टाइप 1 सुपरनोवा व्हेन देयर इज अ सडन रीइग्निशन ऑफ डिजेनरेट वाइट डॉर्फ। सेकंड थिंग, एक्ट एज अ बीकन। तो टाइप 1 जो सुपरनोवा होता है, हम इसको बीकन तरह मानते हैं कि एक्सपेंशन हो रहा है यूनिवर्स में। इसको एक बीकन, एक ये कह सकते नहीं कि जो गाड़ी के ऊपर नहीं बीकन लगे रहते हैं कि इंडिकेट कर रहा है, एम्बुलेंस के ऊपर बीकन लगा होता है, उसी तरह। तो ये टाइप 1 सुपरनोवा एक बीकन की तरह दिखाता है कि लाइट आ रही जा रही है कि ये एक्सपैंड कर रहा है यूनिवर्स हमारा। सेकंड क्या है कि व्हेन देयर इज अ सडन रीइग्निशन ऑफ डिजेनरेट वाइट डॉर्फ। तो ये आपका जो एक डिजेनरेट वाइट डॉर्फ है वो अगर सडन रीइग्नाइट हो जाता है तो वहाँ पे एक सुपरनोवा क्रिएट होता है। सेकंड ऑप्शन ये है कि बाय ग्रेविटेशनल कोलैप्स ऑफ कोर ऑफ मैसिव स्टार। एक बहुत बड़ा स्टार होगा, इतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल हो जाएगा कि वो कोलैप्स हो जाएगा और वो फिर बर्स्ट होकर सुपरनोवा क्रिएट करेगा। तो ये दोनों सुपरनोवा के कंडीशंस हैं। अब यह है कि सुपरनोवा के बाद होता क्या है। अब सुपरनोवा के बाद यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है। सुपरनोवा के बाद बन रहा है नेबुला, ठीक है। लेकिन अगर मास लेस देन 3 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सन है तभी न्यूट्रॉन स्टार बनेगा और पल्सर बनेगा। तो नेबुला के बाद कंडीशन बनती है कि ये वो न्यूट्रॉन स्टार बनेगा जाके कि ब्लैक होल बनेगा जाके। तो वो कंडीशन डिपेंड करता है कि 3 टाइम मास ऑफ सन से ज़्यादा है कि कम। तो 3 टाइम मास ऑफ सन से कम है तो न्यूट्रॉन स्टार बन के पल्सर बन जाएगा, और उससे ज़्यादा है तो ब्लैक होल बन जाएगा। तो इस पर बात की जाए न्यूट्रॉन स्टार पे,
तो न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन कंबाइन टू बिकम न्यूट्रॉन, ठीक है, बहुत ज़्यादा डेंस होता है, वेरी डेंस। देन इफ मास इज मोर देन 3 टाइम्स ऑफ सन इट श्रिंक टू बिकम ब्लैक होल। इफ दिस लिमिट, और इस लिमिट को बोलते हैं चंद्रशेखर लिमिट। तो चंद्रशेखर लिमिट अगर कोई पूछा जाए तो मैक्सिमम मास एट विच स्टार एट द नियर एंड ऑफ लाइफ साइकिल बिकम अ वाइट डॉर्फ एंड अबव विच कैन कोलैप्स एंड श्रिंक टू बिकम न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल। ये चंद्रशेखर लिमिट बताती है। सिंपल सी बात ये है कि वो मास जिसके अगर कम हो तो वो वाइट डॉर्फ बन जाएगा, यहाँ पे देखते हैं, वो मास जहाँ के जिससे ज़्यादा हो तो वो ब्लैक होल बन जाएगा, और कम हो तो वो पल्सर, न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक डॉर्फ बन जाएगा। ये आपका बताता है चंद्रशेखर लिमिट। इफ मास इज मोर देन 3 टाइम्स ऑफ सन इट विल श्रिंक टू बिकम ब्लैक होल, दिस इज कॉल्ड चंद्रशेखर लिमिट। तो ये सारे जो पॉइंट्स है ये इन सबको डिफाइन करने के लिए थे। तो देखिए फिर से बात करते हैं। प्रोटोस्टार हो गया, इसमें स्टार, सन, रेड जेंट हो गया, रेड जेंट, सुपर जेंट हो गया, नेबुला हो गया, वाइट डॉर्फ हो गया, ब्लैक डॉर्फ हो गया, सुपरनोवा हो गया, नेबुला हो गया, न्यूट्रॉन स्टार हो गया, ब्लैक होल हो गया। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी हैं जो कि बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज़ होती हैं। इसमें जो भी पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि क्या कंडीशन है कि कोई भी आपका मास, कोई भी हमारा स्टार या मेन सीक्वेंस स्टार है वो कन्वर्ट होगा पल्सर में, या फिर ब्लैक डॉर्फ बन के रह जाएगा, या फिर ब्लैक होल बन जाएगा। एक ये इसमें इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है। उसके ऊपर जो पूछा जाता है कि चंद्रशेखर लिमिट क्या है, ये पूछा जाता है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी आपका कहाँ पे है, रेड डॉर्फ है कि नहीं, एक ये चीज़ पूछी जाती है। उसके बाद अगर देखा जाए तो इसमें एक टॉपिक जो पूछा जाता है कि हमारे मिल्की वे के बारे में कि ब्लैक होल, ठीक है, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आता है कि सेक्रेटेरिया से आपका ब्लैक होल है और एंड्रोमेडा क्लोज गैलेक्सी है। और इसके अलावा आपसे ग्रेविटेशनल वेव्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ग्रेविटेशनल वेव्स से हम क्या क्या, मतलब हमारे ऑब्जर्वेटरी से हम लोग क्या क्या फाइंड आउट किए हैं। जैसे लीगो हो गया, लीगो से हम लोग पता लगाते हैं। ऐसी बाहर भी स्पेस पे हम बनाने जा रहे हैं जहाँ पे हमारे लोकल इफेक्ट पे कोई लोकल इफेक्ट्स उसको हैम्पर ना करें। और रेड शिफ्ट, डॉपलर शिफ्ट आपने पढ़ ही लिया है, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी का आपका ये भी देख लिया आपने कि कैसे कब स्टार्ट हुआ था। और इसके अलावा तो इसमें और कुछ चीज़ मेंशन करने के लिए है नहीं, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट और बचा है जिसको हम कवर करते हैं, फिर हम वीडियो एंड करेंगे। तो इसमें 2 चीज़ आती हैं, एक कॉन्स्टेलेशन, एक पोल स्टार। तो कॉन्स्टेलेशन देखा जाए तो स्टार फॉर्मिंग ग्रुप, तो बहुत सारे स्टार्स हैं, वो कोई ना कोई ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं, उसमें कुछ इमेजेस बनती हैं। पहले टाइम पे इन सब चीज़ों को यूज़ करते थे नेविगेशन पे। अभी जैसे आप ये ज़ोडिएक साइन में भी यूज़ देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें स्टार फॉर्मिंग ग्रुप्स, इसको कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे अर्सा मेजर की बात की जाए तो अर्सा मेजर आपका पोल स्टार के अराउंड मतलब रोटेट करता है। लेकिन अगर बात किया जाए तो अर्सा माइनर में आपका पोल स्टार होता है। पोल स्टार पोलैरिस में पाया जाता है। पोलैरिस आपका पोल स्टार वो अर्सा माइनर का पार्ट है, उसके अराउंड अर्सा मेजर रोटेट करता है, ठीक है। सेकंड थिंग जो सीरियस है, बी ब्राइटेस्ट स्टार इन स्काई क्लोज टू ओरियन। तो ओरियन क्या था आपको बताइए, ओरियन क्या था। तो जो ओरियन हमने यहाँ पढ़ा था, ओरियन क्या है, ओरियन आर्म। तो सोलर सिस्टम की जो ओरियन आर्म है उससे जो सबसे ज़्यादा जो नियर बाय जो ब्राइटेस्ट स्टार है वो है सीरियस, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं पोल स्टार में। तो पोल स्टार पे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किधर एसोसिएटेड रहता है। तो सबसे पहली चीज़ कि वो अर्थ की एक्सिस पे एसोसिएटेड रहता है। सेकंड थिंग यह है कि पोलैरिस इज नॉर्थ स्टार एट प्रेजेंट। अभी जो हमारा जो अर्थ के एक्सिस सबसे जो नॉर्थ स्टार है वो पोलैरिस पे है। पोल स्टार हमारा पोलैरिस से मिलता है और सिर्फ नॉर्थ हेमिस्फीयर से ही विजिबल होता है। तो ये पोल स्टार के बारे में है। और बाकी ये एक बार आप इस जो भी PDF है ये आप देख सकते हैं कि इसको मैं बताइएगा तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी ऐड कर दूंगा और उस पर भी ये नोट्स शेयर कर दूंगा। तो जैसा कि हमने इसके बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ी कि एक यूनिवर्स, बिग बैंग थ्योरी, गैलेक्सीज और यूनिवर्स और रेड शिफ्ट, कॉस्मिक, माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, ग्रेविटेशनल वेव्स, पुराने कुछ क्वेश्चंस, और गैलेक्सी कैसे वो नेबुला, प्रोटोस्टार, मेन सीक्वेंस स्टार, वाइट डॉर्फ, ब्लैक डॉर्फ, न्यूट्रॉन स्टार, ब्लैक होल कैसे बनता है, और ये सब कुछ टर्मिनोलॉजी साथ में कॉन्स्टेलेशन, पोल स्टार। तो ये एक इनिशियल एक चैप्टर था जिसको हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया। नेक्स्ट हमारा चैप्टर होगा सोलर सिस्टम, जिसमें हम सोलर सिस्टम में सारे स्टार, सारे प्लैनेट्स और सारे जो भी सन से लेकर और जो भी गोल्डीलॉक जोन, वो सारी चीज़ें कवर करेंगे और फिर हम फर्दर आगे बढ़ेंगे। तो वो वीडियो आज शाम तक ही हम अपलोड कर देंगे क्योंकि ऑलरेडी हम शेड्यूल से पीछे चल रहे हैं। तो यहाँ पे चैप्टर 1 एंड होता है। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। और जो भी अगर कुछ डाउट्स और कुछ कमेंट या सजेशन हो प्लीज़ पुट इन कमेंट बॉक्स। और थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।